नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आज की बड़ी खबर धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये दूसरी बैठक है, नई सरकार गठन के बाद दूसरी बैठक है और जिससे बड़ी उम्मीद है और माना जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। प्रस्ताव पेश होंगे, उस पर चर्चा होगी, जिसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा संभव है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा जो 4 धाम यात्रा चले उसकी व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। तो ये आज की बड़ी खबर उत्तराखंड के लिहाज से। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लगने की उम्मीद है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रोहित, जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे, धमाका हुआ था। अब दूसरी बैठक होने वाली है, क्या उम्मीद? जी, बैठक अभी 5 मिनट पहले अभी शुरू हो चुकी है और आज की जो मंत्रिमंडल की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में 4 धाम की यात्रा गतिमान है और ऐसे में 4 धाम यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है, हालांकि इसके शासनादेश जारी हो चुके हैं। अब बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो पहले वो संख्या जो 15,000 थी उसको अब बढ़ा के 16,000 किया गया है। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाई गई है प्रत्येक दिन की, और इसके साथ ही गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5,000 प्रतिदिन के लिए की गई है। और इसके साथ ही चूँकि जो बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जो उत्तराखंड आ रहे हैं, जो अस्वस्थ होने के चलते जिनकी डेथ हो जा रही है, और ऐसे में राज्य सरकार बेहद गंभीर है और ऐसे में स्वास्थ्य महकमे को कोई कड़े निर्देश दिया जा सकते हैं और इसको लेकर कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण जो है चर्चा हो सकती है। और उसके साथ ही जब कोरोना काल 2 साल तक था, पहली दूसरी और तीसरी लहर जब कोरोना काल की प्रदेश में थी, उस समय 2186 ऐसे आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मी थे जिनकी जो सेवाएं हैं 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। अब ऐसे में उन लोगों को फिर से प्रदेश के अलग अलग जिला अस्पतालों और CSC सेंटर्स में नियुक्ति को लेकर जो है कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है और इसका शासनादेश भी जारी हो सकता है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जो आउटसोर्स कर्मी हैं जो अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर, चाहे वो लोक निर्माण विभाग की बात करें या फिर सिंचाई विभाग की बात करें, लगातार आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि सरकार ने आश्वस्त किया था लेकिन अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया। तो इन तमाम विभागों के जो आउटसोर्स कर्मी हैं इनको भी नियमित करने को लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये तमाम मसले रहेंगे जो जिस पर आज चिंतन मंथन होगा। उसके साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण काम चल रहा है, मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ में जो कार्य चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा हो सकती है, उसको लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। हालांकि ये बैठक जो है अभी 5 मिनट पहले शुरू हुई है, करीब 1 घंटा ये बैठक चलेगी और उसके बाद सरकार के जो शासकीय प्रवक्ता है मंत्री सुबोध उनियाल वो प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ मसले कैबिनेट की बैठक में उठाए गए, किन पर। ठीक है रोहित, तो आप ये बता रहे हैं कि बड़ी खबर ये है कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और करीब 5 मिनट से अधिक का वक्त हो गया जब मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और जिसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं उत्तराखंड के लोगों को और खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं। रोहित, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते में भी कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है, वो लोग लगाए बैठे हैं। क्या आज कैबिनेट की बैठक में ऐसे प्रस्ताव रखने की उम्मीद है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर वो मांग कर रहे थे। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कर्मचारी अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं जो अपनी वेतन के बढ़ोतरी की मांग को लेकर भी लगातार सरकार के सामने गुहार लगा रहे थे। तो ऐसे में इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन होगा, महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक रहेगी। तमाम जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं सभी मौजूद रहेंगे और सबसे रायशुमारी के बाद मुख्यमंत्री फैसले लेंगे इस बैठक में। चलिए रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ और इस खबर पर अपडेट के लिए आपके पास आएंगे क्योंकि बस बैठक शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि कितने प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे और कितनों पर मुहर आज लगती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की नई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आतंकवादियों ने 21 मई को रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दी। उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है आतंकवादियों की तरफ से और उसमें दिन तारीख भी मुकर्रर कर दिया गया है और कहा गया कि 21 मई को रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा। कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां
सतर्क हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इस धमकी को पुलिस प्रशासन हल्के में लेने के मूड में नहीं है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। चूंकि चार धाम यात्रा चल रही है, ऐसे में देश विदेश से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो चार धाम पे यात्रा पे आए हुए हैं और इस तरह की जो धमकी है, चाहे वो शरारती तत्वों ने दी हो या आतंकी संगठन ने, उस पर सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस विभाग सतर्क है और अपने तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। संजय, आपके पास आते हैं। ये देखिए, अभी चार धाम यात्रा चल रही है, देश विदेश से लोग आए हुए हैं। अब यहाँ पे ये खबर आ रही है कि भाई रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा। क्या जानकारी, किस तरह की धमकी है ये? देखिए जी, बीते दिनों एक रेलवे अधीक्षक यानी रुड़की रेलवे अधीक्षक को एक पत्र मिला था और पत्र में लिखा गया था कि रुड़की, लक्सर और अन्य जो जनपद है यानी अन्य राज्यों के जनपद है उनको भी कहीं ना कहीं बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हालांकि इसमें तारीख भी लिखी गई थी कि 21 मई को बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि हरिद्वार के कई धार्मिक स्थल भी है जिसमें मनसा देवी है, हर की पौड़ी है और तमाम ऐसे स्थल है जहां पर लोगों की ज्यादा आवाजाही होती है। और इन दिनों आप देख रहे हैं कि लगातार चार धाम यात्रा भी है। ऐसे में देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये धमकी मिली है, इसी को लेकर उत्तराखंड प्रशासन कोई हल्के में नहीं लेना चाहता है और यही कारण है अंजनी की चप्पे चप्पे पर जो पुलिस का पहरा है और कई तरह की जो फोर्स है वो भी लगाई गई है। और हमने देखा है कि बीते दिनों जिस तरह से रुड़की, लक्सर, हरिद्वार, ऋषिकेश और अगर उत्तराखंड के अन्य जनपदों की भी बात करें जिसमें नैनीताल भी शामिल है, देहरादून भी शामिल है, तमाम जगह जो पुलिस फोर्स है और डॉग स्क्वाड की टीम है और जो लोकल इंफॉर्मेशन पुलिस है वो तमाम जगह जाकर यहाँ पर गहनता से जांच कर रही है। सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो इसके लिए तमाम इंतजाम किए हैं और कहा जा सकता है कि जिस तरह से 21 तारीख का समय दिया गया है उससे पहले चप्पे चप्पे खंगाले जा रहे हैं ताकि कोई भी लापरवाही ना देखी जाए। हालांकि अगर बॉर्डरों की बात की जाए, जिस तरह से यूपी से लगते हुए बॉर्डर जिसमें हरिद्वार का नारसन चेक पोस्ट है या फिर सहारनपुर से लगता काली नदी चेक पोस्ट है या फिर बिजनौर से लगता चिड़ियापुर चेक पोस्ट है, तमाम बॉर्डरों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और तमाम इंतजाम के साथ यहाँ पर फोर्स तैनात भी की गई है। अंजनी, ठीक है रोहित, देखिए ये जो धमकी आई है, क्या मेल के जरिए, चिट्ठी के जरिए, कैसे धमकी मिली और इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क है? और देहरादून की बात करें तो पुलिस महकमे में डीजीपी साथ बाकी लोगों की क्या तैयारी है? क्या कोई शरारती तत्व हैं या फिर वाकई किसी संगठन का इसमें नाम सामने आया है? ये देखिए अंजनी, चूंकि हमने देखा है इससे पूर्व भी इस प्रकार की धमकियां जो हैं अलग अलग रेलवे स्टेशन के पुलिस जो स्टेशन अधीक्षक हैं उनको मिलती रही है और कई बार इसमें जो शरारती तत्व हैं या फिर कुछ मंचले होते हैं उनके द्वारा ये शरारत की जाती है। हालांकि दिन भी इसमें दिया हुआ 21 मई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है तमाम धार्मिक स्थलों को और रेलवे स्टेशनों को। लिहाजा जो पुलिस महकमा है उसने पूरी तरह से अपने आप को अलर्ट मोड में रखा हुआ है। उसके साथ ही जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, LIU की टीम जो है लगातार जो है अलग अलग जगह पर मुआयना कर रही है। तमाम जो रेलवे के कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी नज़रें बनाए रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से किसी भी तरह से इस मसले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। लगातार जो है फीडबैक लिया जा रहा है और जो तमाम हरिद्वार, ऋषिकेश में इस समय चूंकि यात्रा सीजन चल रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो होटलों में निवास करते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, तो ऐसे में पुलिस द्वारा लगातार वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है कि आखिर किस उद्देश्य से लोग उत्तराखंड आए हैं, क्या कोई अनायासी तो नहीं आया है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हाँ। और बेहद 21 तारीख से पहले संजीदगी बरती जा रही है। चलिए रोहित और संजय, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। अब बात चार धाम यात्रा की। चार धाम यात्रा पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। यात्रा के दौरान दरअसल 20 लोगों की मौत हुई और इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है और जिसमें खास बात है कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही चार धाम की यात्रा पर निकलें। पहले से बीमार व्यक्ति अपने डॉक्टर का पर्चा अपने साथ रखें, क्योंकि चार धाम यात्रा में अभी तक करीब अलग अलग जगहों से जो टोटल रिपोर्ट आई, करीब 20 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम पे अगर यात्रा पे आप जा रहे हैं तो वो काफ़ी ऊंचाई पे है, वहाँ पे सांस संबंधी ऑक्सीजन कमी होती है, तो जिनको सांस संबंधी बीमारी है उनको लेकर, तमाम लोगों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि आप अपना सर्टिफिकेट, सारे कागजात साथ लेके आइए और अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो इस तरह की यात्रा, चार धाम यात्रा से बचें, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में ऑक्सीजन की बहुत कमी है
ऐसे में सतर्क रहना होगा। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है जो श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर आने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत में ही अगर 20 लोगों की मौत हो जाए तो ये काफ़ी चिंता की बात है। एडवाइजरी आपको हम बता दें, मेडिकल जांच के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, बीमार व्यक्ति अपने डॉक्टर्स का पर्चा अपने साथ रखें। भाई अगर आप आ रहे हैं या आ भी गए हैं तो अब आपको सतर्क करना पड़ेगा। बुजुर्ग और कोविड से ग्रस्त अगर आप हो चुके हैं तो आप यात्रा ना करें, क्योंकि एक बार कोविड होने के बाद फेफड़े पर उसका असर रहता है और ऊपर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तीर्थ स्थल पर पहुंचने से पहले रास्ते में ही एक दिन का आराम जरूर करें। आते ही तुरंत चढ़ाई पर नहीं जाना है। सांस के मरीज ऊंचाई वाली जगहों पर सावधानी बरतें और खासकर तो ये भी कहा गया अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आप आए ही नहीं। धूम्रपान और दूसरे मादक पदार्थों के सेवन से परहेज करें। ये एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है। इसके अलावा ये कहा गया कि यात्रा के दौरान पानी पीते रहिए, खाली पेट बिल्कुल मत रहिए। आप लंबी पैदल यात्रा के दौरान बीच बीच में विश्राम करते रहिए। नहीं एक बार में ठान लिया कि हम चढ़ ही जाएंगे, नहीं, रुक रुक के चलिए, पानी पीते रहिए। और किसी भी जानकारी के लिए 104 और 108 नंबर हेल्पलाइन जारी किया गया है, आप उस पर फ़ोन करिए और सहायता मिलेगी आपको। तो मेडिकल जांच के बाद ही यात्रा पर निकले, ये पहली एडवाइजरी है। इसके अलावा बीमार व्यक्ति अपने डॉक्टर का पर्चा अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर आपके पास पर्चा रहेगा तो बाद में आपको ट्रेस किया जा सकता है कि आपको भाई क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर आप केदारनाथ धाम पे जाते हैं, वो बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आपको बीमारी है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी शुरुआती यात्रा का दौर है और 20 लोगों की मौत हो चुकी है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रोहित, हम लोग 2 दिन पहले भी यही बात कर रहे थे कि भाई अभी शुरुआती 2-4 दिन ही हुआ यात्रा को शुरू हुए और 20 लोगों की मौत, ये चिंता की बात है। बिल्कुल अंजनी, चूंकि उत्तराखंड में जो कि वो भौगोलिक स्थिति है और यहाँ का मौसम अन्य प्रदेशों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं और तीर्थयात्री हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, जहाँ पर गर्मी पड़ती है। हालांकि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी गर्मी रहती है हल्की फुल्की, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो अति ठंडा क्षेत्र है और चूँकि बहुत ऊंचाई पे है और इस वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की जो कमी रहती है और ऐसे में तीर्थयात्रियों को दिक्कतें आ जाती हैं। स्वस्थ लोग भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हमने पूर्व में भी देखा है, लगातार जो ऐसे श्रद्धालु रहे हैं जिनको कोई बीमारी भी नहीं रही है, लेकिन कई बार होता है कि अति उत्साहवर्धन में वो एक साथ ही 17 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा करने लगते हैं, बीच में विश्राम नहीं करते हैं, खाते पीते नहीं, तो ऐसे में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। हाँ। अब चूँकि पसीने के माध्यम से बॉडी से जो नमक है वो निकलता रहता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में इन विपरीत परिस्थितियों में अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। तो ऐसे में जो उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा है, हालांकि शुरुआती दौर की अगर बात करें तो यमुनोती धाम में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी, गंगोत्री धाम में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, केदारनाथ धाम में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, अब 5 और लोगों की मृत्यु हो गई है हृदय की गति रुकने से। तो ऐसे तमाम लोगों को स्वास्थ्य महकमे ने निर्देशित किया है और अपील की है कि जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जिनको जो कोविड से संक्रमित रह चुके हैं और जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट के संबंधित कोई बीमारियां हैं, तो ऐसे लोग एक बार यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने चिकित्सक को दिखा के आएँ। यदि वो यात्रा करने के लिए अनुमति देते हैं तो तभी यात्रा की जाए और उत्तराखंड आने के बाद कुछ विश्राम करके ही यात्रा के लिए रवाना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्वतीय मार्ग हैं जहाँ पर घुमावदार रास्ते हैं और ऐसे में बहुत सारे लोगों की रास्ते में भी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसे में सरकार ने निर्देशित किया है अपना प्रिस्क्रिप्शन साथ लेके आएँ, अपनी दवाइयाँ साथ लेके आएँ और उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे ने भी अब कैंपों की संख्या बढ़ा दी है, चिकित्सकों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन वो जनता से अपील कर रहे हैं कि सबका सहयोग मिलेगा तब हम उनका उपचार भी कर सकते हैं। बिल्कुल रोहित, ये वाजिब बात है, बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप 4 धाम यात्रा पर निकलने वाले हैं यार, आप यात्रा कर भी रहे हैं, तो आपको इन एडवाइजरी को मानना पड़ेगा, पालन करना होगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से मौत का सिलसिला जारी रहा तो 4 धाम यात्रा पर सवाल उठने लगेंगे। अगर आपकी तबीयत में ज़रा सी भी अगर कुछ दिक्कत है, सांस की बीमारी है, आप कोविड रह चुके हैं, तो आप यात्रा ना करें। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हुए 1 सप्ताह का वक्त बीत चुका है और यात्रा के दौरान अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक तरफ सरकार यात्रियों से विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दे रही है, निवेदन कर रही है, बीमार व्यक्तियों के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रही है, तो दूसरी तरफ पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि यात्रा के दौरान मेडिकल रिपोर्ट लाना बहुत अनिवार्य नहीं है। उनका कहना है कि जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ रिपोर्ट चेक कराना संभव नहीं है कि वहाँ रिपोर्ट चेक किया जाए, सबका रिपोर्ट चेक किया जाए।
तो ये भी बातें हैं, लेकिन एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप पहले सतर्क रहें तो यात्रा और सुखमय और अच्छी होगी। नहीं, अभी जो है हेल्थ रिपोर्ट इसलिए मैंडेटरी नहीं की गई है क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और अब तक कभी इस तरह की हेल्थ रिपोर्ट जो है मैंडेटरी नहीं की गई है। दूसरा, ये छोटी छोटी जगह स्थान है जहाँ से बेसिकली आपकी यात्रा जो चलती है वो पैदल चलती है। किसी भी जगह पर सर्टिफिकेट्स चेक करने के लिए या अन्य किसी कारणों के लिए लोगों को रोक देना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि फिर एक जगह पर लोगों की भीड़ बनती है। निरंतर गति से यात्रा चलती है ट्रैक्स पर, तो वो ज़्यादा पुलिसिंग की दृष्टि से जो है आवश्यक होता है। तो अभी किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट जो है उसका सत्यापन नहीं किया जाए। तो ये भी एक चिंता है कि भाई अचानक से अगर रोक दिया जाए, जांच होने लगी तो भीड़ हो जाएगी, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। चार धाम यात्रा के लिए नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है एडवाइजरी। चार धाम के लिए अब जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी पहले जो 45 दिन का एक रोड मैप, एक जो शासन आदेश जारी हुआ था, अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है और उसमें कुछ राहत दी गई, जिसमें कि बद्रीनाथ धाम, जहां पर पहले 15,000 यात्रियों को कहा गया था कि भाई एक दिन में दर्शन कर पाएंगे, अब उनको बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया। केदारनाथ में 13,000 श्रद्धालु रोज दर्शन कर सकेंगे, पहले 12,000 था। तो ये एक राहत की बात है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये चार तस्वीरें आप देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में जो बदलाव किया गया है। बद्रीनाथ में अब 16,000 लोग एक दिन में दर्शन कर सकते हैं, केदारनाथ में 12। इसके अलावा अगर हम यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री में भी बढ़ाई गई संख्या 5,000 कर सकते हैं, गंगोत्री में भी संख्या बढ़ाई गई है। तो ये एक राहत की खबर है। और हमारे सहयोगी रोहित और संजय बने हुए हैं। रोहित, ये देखिए, चूंकि 2 साल बाद जब यात्रा की शुरुआत हुई है तो लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है कि बाबा के दर्शन किया जाए, तो एक संख्या बांध दी कि भाई 15,000 ही दर्शन कर पाएंगे। अब उसमें कुछ बढ़ा किया गया, भाई 16,000 कर सकते हैं, बाकी जगहों पर कुछ बढ़ाया गया है। तो ये क्या एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल अंजनी, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के सामने भी बेहद चिंता की बात है, क्योंकि बहुतायत संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड रुक कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने एक चुनौती आ गई है, क्योंकि बहुत सारे यात्रा जो मार्ग है वहाँ पर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। और ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि जो चारों धाम है सभी जगह, चूँकि पहले बद्रीनाथ धाम में 15,000 संख्या थी प्रतिदिन दर्शन करने वालों की, उसको बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया है। केदारनाथ धाम की संख्या को बढ़ाकर 13,000 कर दिया गया है। और इसी तरह से गंगोत्री की जो तीर्थयात्रियों की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया, 8,000 कर दिया गया, और यमुनोत्री की 5,000 कर दिया गया। चूँकि देखिए अंजनी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ आते रहते हैं, और विशेष तौर पर केदारनाथ में जिस तरह से प्रधानमंत्री का हाल फिलहाल सालों में आगमन हुआ है, और कपाट बंद होने के समय में भी प्रधानमंत्री आए थे और विकास कार्यों की समीक्षा की थी। शंकराचार्य की समाधि के सामने उन्होंने मेडिटेशन किया था। तो ऐसे में लोगों के अंदर एक उत्सुकता बन गई है। लोग केदारनाथ का विशेष तौर पर दर्शन करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार केदारनाथ धाम आते हैं। तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री की ओर से इसका एक तरह से बहुत व्यापक प्रचार प्रसार विशेष तौर पर केदारनाथ में किया गया है, जिसको लेकर भी तीर्थयात्रियों की संख्या जो है अन्य सालों की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। और इसी में राज्य सरकार जो है लगातार तीर्थयात्रियों से निवेदन कर रही है कि बहुत ज़्यादा भगदड़ वाली स्थिति ना हो, सब लोग आराम से आएँ, अपना पंजीकरण अवश्य करा के आए। अगर पंजीकरण करा के नहीं आते हैं तो उनको केदारनाथ धाम पे, विशेष तौर पर केदारनाथ धाम में नहीं आने दिया जाएगा। तो लिहाजा पुलिस प्रशासन भी अपील कर रहा है, मुख्यमंत्री भी खुद कह चुके हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख होगा अगर कोई तीर्थयात्री केदारनाथ धाम तक पहुंच जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और वो वापस चला जाता है, तो मुख्य सेवक होने के नाते उनको विशेष तौर पर दुख होगा। तो ऐसे में सबसे रजिस्ट्रेशन करा के ही आने की अपील मुख्यमंत्री के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाइए। और चूंकि अब जो है संख्या बढ़ा दी गई है तो यानी अब ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर सकते हैं। संजय, चूंकि आप जहाँ पे हैं, कहा जाता है कि भाई ये भी एक द्वार है, प्रवेश द्वार है, यहाँ पे लोग आते हैं, पहले रुकते हैं, हॉल्ट करते हैं, इसके बाद तैयारी करते हैं, फिर आगे के निकलते हैं। तो हरिद्वार में भीड़ काफ़ी बढ़ गई होगी और अभी खबर है कि भाई अब श्रद्धालुओं को थोड़ा राहत मिलेगी। भाई अब जो है एक दिन में जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की गई, 1,000 की बढ़ोतरी कर दी गई चारों धामों में।
देखिए अंजनी, चारधाम शुरू हुए करीब एक हफ्ता से ज्यादा बीत गया है और इस दौरान जो यात्री है, जो तीर्थ यात्री है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और यही कारण है अब जो श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो गया है और सरकार द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की है कि जिस तरह से पहले जो यात्री थे, पहले करीब 12,000 आते थे तो अब 13,000 हो गए, जहां 5,000 आते थे तो वहां अब 6,000 हो गए। तमाम इन्हीं चीजों को देखते हुए जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ा दी गई है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं जिस तरह से लगातार एक के बाद एक गाइडलाइन जारी हो रही है। हालांकि हमने देखा है कि करीब 2 साल के बाद इस तरह का नजारा हरिद्वार और देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल लोगों ने अपने घर में गुजारे हैं क्योंकि कोरोना महामारी ज्यादा रही है, तो ऐसे में लोगों ने अपने घर में ही पूजा पाठ किए। तो यही वजह है कि इस बार जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हुई है उसमें काफी जो मात्रा में जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री है, देश के कोने कोने से देवभूमि का रुख कर रहे हैं और इसी वजह से जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। हालांकि लगातार ही राज्य सरकार द्वारा यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। स्वास्थ्य महकमे को लगातार ही रोजाना एडवाइजरी चलिए संजय बंदरी, आप हमारे साथ, ये एक अच्छी और आती खबर। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, अब संख्या बढ़ रही है और सरकार भी व्यवस्था करते करते धीरे धीरे ढील दे रही है और श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन दर्शन के लिए बढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं। बदलता मौसम अक्सर परेशानियां लेकर आता है। ऐसे मौसम में हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और खासकर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बदलते हुए मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर सोसाइटी के सचिव डॉक्टर नरेश चौधरी ने खान पान को लेकर श्रद्धालुओं को सजग रहने को कहा है। डॉक्टर नरेश चौधरी ने कहा है कि लोगों से शरीर में पानी की कमी न होने पाए और चूंकि अगर आप चढ़ाई करते हैं, अगर पानी की कमी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, जिस तरह से अभी ये मौसम चल रहा है और गर्मी पीक पे है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें यही है कि जब गर्मी में यात्री भी काफ़ी आ रहा है तो उसमें अगर आप पानी की कमी हो जाती है और पसीना खूब आता है और पानी की कमी की वजह से लूज मोशंस और इस तरह की दिक्कतें मौसम में आती है और वायरल भी आ जाता है, फीवर, टेम्परेचर भी होता है। तो उसमें यही है कि आप इस तरह से अब गर्मी से बचें और गर्म और सर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। कब आप जैसे आ रहे हैं एसी गाड़ी से निकल रहे हैं, फिर एकदम धूप में आप पसीनों में जा रहे हैं, या आप ऐसी गर्मी से निकल के फिर एकदम आप गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो इसका एक तरह से जैसे कहते हैं ना लू लगना, तो वो तो उसके लिए बचाव यही है कि आप इस तरह की व्यवस्था, जैसे नींबू पानी खूब पीजिए, पानी की कमी होने ना दीजिए। तो ये डॉक्टरों की जो सलाह है उसको भी आप मानिए, क्योंकि वहाँ यात्रा में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। यात्रा के दौरान तमाम अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री हैं, क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड में सबसे अहम चारधाम यात्रा चल रही है और उत्तराखंड के धर्म और पर्यटन मंत्री विदेशी दौरे पर हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ इस बार चारधाम यात्रा पर आई है और भीड़ का आलम यह है कि चारों धामों पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जो संख्या सरकार ने तय की थी उसमें अब 1,000 यात्रियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। चारधाम यात्रा पर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना होगा, क्योंकि यात्रा के शुरू होने के महज कुछ ही दिनों में 20 श्रद्धालुओं की मौत हार्ट अटैक से हो गई है और इन सभी मौत पर पीएमओ ने भी राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। की बात मत करिए आप, उनको तो उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्यटन मंत्री हैं। जब वो पर्यटन मंत्री के रूप में उत्तराखंड में भी रहते हैं तो कभी आपने उत्तराखंड की बात उनके मुंह से सुनी? वो तो तब भी जो है कहते हैं कि फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है, फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है। मंत्री जी उत्तराखंड की बात कीजिए और उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप जो है पर्यटन को आगे बढ़ाने का आप काम करें। तो पर्यटन मंत्री को तो कोई सरोकार नहीं है। चारधाम यात्रा का आपने जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया से लोग चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं और लगातार जो है लोगों की जो है अकाल मृत्यु भी हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार समुचित व्यवस्थाएं करे ताकि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उन तीर्थ यात्रियों को
चलिए, राजनीति भी हो रही है और विपक्ष आईना दिखा रहा है सरकार को। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। हर की पौड़ी की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक की भी खबर है। इतना ही नहीं, नौबत धक्का मुक्की तक आ गई थी। नाराज व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हंगामा और विरोध होता रहा और इन सब के बीच प्रशासन ने हरी की पैड़ी से अपर रोड होते हुए रोडवेज बस अड्डे तक अतिक्रमण को हटा दिया। पोस्ट ऑफिस के बीच जगह जगह पक्के और कच्चे अतिक्रमण बनाए गए थे, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया। संजय पुंडीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता। संजय, देखिए, हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे कि हरिद्वार प्रवेश द्वार है, यहाँ पे ढेर सारे श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में अतिक्रमण खिलाफ जो बुलडोजर चलने की बात आ रही थी, तो विरोध किस बात का हो रहा था? देखिए जिन्हें चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि देश के कोने कोने से जो यात्री हैं वो इन दिनों हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और जब वो हरिद्वार पहुंचते हैं तो हमने देखा है कि कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे खासी परेशानी होती है। और इसी वजह से अब प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। और यह आपने देखा है कि हर की पौड़ी स्थित एक अतिक्रमण अभियान को चलाया गया है और देखा है कि इस दौरान यहाँ के व्यापारियों में और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 साल तक इन्होंने कोरोना की मार झेली है। ऐसे में अब इनका काम थोड़ा बहुत पटरी पर आया है, तो प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी कर रहा है। और आपने देखा है कि इन दिनों कहीं ना कहीं जो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं, तो इस कारण जाम की स्थिति बन जाती है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन व्यापारियों का कहना भी सही है, क्योंकि उन्हें करीब 2 साल उनका कोरोना में गुजरा है। ऐसे में उन्हें इस बार कुछ उम्मीद है कि उनका रोजी रोटी का जो जीवन है वो कुछ आगे बढ़ेगा और उनका कामकाज आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी अब देखने वाली बात होगी, किस तरह व्यापारी। ठीक है संजय, ये देखिए, ये बड़ी बात आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। जो व्यापारी हैं, जो इंतज़ार करते हैं इस पैटर्न सीजन का कि श्रद्धालु आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, हमारी कुछ कमाई होगी, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, रोड पे जाम लग जा रहा है। इस तरह से रोड के किनारे जो दुकानदार हैं, जो ठेले रेहड़ी पे दुकानदार लगाते हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।